पॉजिटिव वोल्टेज बने इस तरह आ गए, ट्रांसफार्मर में कोई करंट नहीं चलेगी क्योंकि करंट चलने के लिए ये नेगेटिव लाइन को मिलना ज़रूरी है। क्योंकि अब करंट कहाँ से चला रहे हैं, हम इस कैपेसिटर से चला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये एक मेरे बहुत मोहतरम व्यूअर हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया है, बहुत वधिया सर, ये ज़रा पंजाबी में, बहुत वधिया सर, एक रिक्वेस्ट सी सर, तुसी वीडियो बहुत शार्ट जी बनाई है, इस सर्किट ਨੂੰ फुल एक्सप्लेन करना चाहिए सी। मेरा सारा ਕੰਮ ही यही आईसी ਨਾਲ ही जे ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਾਈਫ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੋਵੇਗੀ। सर जी प्लीज़ इस वीडियो ਨੂੰ फुल एक्सप्लेन कर दो सर, मेरा कैरियर बन जाओ। मैंने उनसे पूछा है कि IC 3844 है, तो उन्होंने कहा जी UC 3844 सर। पावर सप्लाई कोई भी होगी, हमें पावर सप्लाई का जो ब्लॉक है उसके बारे में अगर हमें कॉन्सेप्ट हो जाए तो मेरे ख्याल में कोई भी पावर सप्लाई होगी हम उसको बड़ी आसानी से उसको ट्रबल शूट कर सकते हैं, उसको रिपेयर कर सकते हैं, उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसके फुली पैरामीटर देखेंगे। 3844 है, 42 है, 43 है। अगर 1844 है या 2844 है, 2842 है, 182838, ये एक कंप्लीट फैमिली है, फंक्शन सेम रहेगा। ये आईसी बेसिकली 3844 फैमिली जो है ये करंट मॉड SMPS है, फिक्स फ्रीक्वेंसी है। फिक्स फ्रीक्वेंसी कैसे है? फ्रीक्वेंसी आपने इसकी सेट करनी है RTCT से। जब हमने एक फ्रीक्वेंसी इसको दे दी तो जो कंपोनेंट हमने यहाँ पर ये कंपोनेंट और एक ये कैपेसिटर, इनकी जब दो वैल्यू हमने सेट कर दी, उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी बनाएगा उस फ्रीक्वेंसी को स्टेबल रखेगा। उस पल्स के ऑन टाइम और ऑफ टाइम में, यानी फ्रीक्वेंसी आपने सेट कर दी है, उसके बाद ये है एक पल्स यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इसके ऑन टाइम और ऑफ टाइम को कंट्रोल करेगा। ये है इसका ऑन टाइम, ये ऊपर वाला, और ये ऑफ टाइम है, या ये मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक इस तरह ये अपना ड्यूटी साइकिल चेंज करेगा। एक साइकिल अगर आपने इसको, ये मैक्सिमम 500 किलोहर्ट्ज तक आप इसको सेट कर सकते हैं। अभी जब हमने उसको टाइमिंग दे दी, उस टाइमिंग पे यानी कहाँ से लेके कहाँ तक स्विच होना है, तो ये डिपेंड करता है हमारे इन दो कंपोनेंट्स पर, CT पे और RT पे, जो फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे। ये एक यूनिवर्सल पावर सप्लाई की डायग्राम है जिसमें 230 वोल्ट यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर एक NTC लग गया, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टर, ये सर्ज प्रोटेक्शन के लिए। क्यों कि यहाँ पर जो कैपेसिटर लगे हैं हमारे ये वाले, जब हम पावर ऑन करते हैं, अगर यहाँ पर इस जगह पर ये कैपेसिटर बिल्कुल खाली है, तो खाली कैपेसिटर क्या करता है, मैक्सिमम करंट ड्रा करने की कोशिश करेगा जितनी पीछे अप्लाई हो रही है। अगर हम करंट कंट्रोल नहीं करेंगे, या तो ये इन डायोड में से किसी को डैमेज करेगा, या खुद से इतना ओवर हीट हो जाएगा चार्जिंग के दौरान कि इसकी लाइफ जो है वो बहुत कम हो जाएगी। ये NTC यहाँ पर भी हो सकता है, ये NTC इस जगह पर भी, किसी एक जगह पे कैपेसिटर के चार्जिंग से पहले करंट लिमिट करवाएगा। एक्चुअल ब्रिज की आउटपुट से जो करंट जा रही है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये इनपुट पे लगा है, और अगर यहाँ पर लगा तब भी एक ही काम है, इनपुट फिल्टर, EMI फिल्टर हो गया, क्लास X कैपेसिटर और क्लास X 2 कैपेसिटर लग गए, नॉइज को रिमूव करवाएंगे। तो यहाँ पर आ गया हमारा ये ब्रिज रेक्टिफायर। जो AC सप्लाई यहाँ से आई थी, ऐसे चली, इसमें से होती हुई यहाँ पर पहुँच गई, दूसरी लाइन यहाँ से चली, इस फिल्टर से होते हुए इस पॉइंट पर आ गई। अभी ये इनपुट पे आ गए, और एक लाइन अभी हमारे पास ये नेगेटिव लाइन है, तो नेगेटिव लाइन यहाँ से चली, इस जगह पर आ गई। पॉजिटिव लाइन को देखेंगे, ये पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ से चले, अभी कैपेसिटर को चार्ज करवा दिया, क्योंकि ये ज़्यादा वाटेज की पावर सप्लाई है, तो इसलिए दो कैपेसिटर यूज़ कर लिए, 200 माइक्रो का और 300 माइक्रो का। तो इस जगह पे देखें तो ये हमारी नेगेटिव लाइन ऐसे आई, इस साइड पे रजिस्टर पे भी आ गई, और इस नेगेटिव रेल जो हमारी कॉमन साइड है, सारी लाइनों में यहाँ तक पहुँच गई। ये हमारी नेगेटिव सप्लाई इस जगह तक पहुँच गई।
इससे आगे ये डायोड है, ये रजिस्टर है, ये सारी जिस जिस जगह पे नेगेटिव सप्लाई पहुंचनी है इस आईसी को भी सप्लाई पहुंच गई नेगेटिव। अभी देखें पॉजिटिव का रास्ता कैसे कैसे बनता है। पॉजिटिव यहां से चली, ये है इसकी बूट स्ट्रैप रजिस्टर, ये यहां से लग के इस पिन पे आ गई। अभी ये है इसकी स्टार्टअप रजिस्टर। 16 वोल्ट का थ्रेशोल्ड है वो आप इसको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन करंट क्या होगी 1 मिली एम्पियर है और इस आईसी को नॉर्मल वर्किंग के लिए 13 मिली एम्पियर करंट चाहिए होती है। स्टार्टअप में देखें तो ये रजिस्टर 220 किलो ओम की है, 2 वाट की रजिस्टर है। यहाँ पर देखें तो ये पॉजिटिव वोल्टेज हमारे इस जगह पर आ गए। अभी पॉजिटिव आ गए तो ये डायोड हमारा रिवर्स बायस है, इसको भी छोड़ दें। आगे ये रजिस्टर है तो ये 680 ओम 200 वाट की है, इसको देख लें तो यहाँ तक ये वोल्टेज आएंगे, लेकिन डायोड रिवर्स बायस है, काम नहीं बना। आगे आ जाइए इस जगह पर, इससे आगे ये एक एनर्जी स्टोरेज के लिए फेरेट की छोटी सी कोर लगी होती है जो कि जंपर के ऊपर ब्लैक कलर में लगाई जाती है। यहाँ से वोल्टेज आए, ये पॉजिटिव वोल्टेज इस पॉइंट पर पहुंच गए, मॉसफेट के इस जगह पर वोल्टेज आ गए। अभी देखें ये मॉसफेट ऑफ है, ये मॉसफेट ऑफ है, अभी कोई काम नहीं होगा। क्यों कि पॉजिटिव वोल्टेज बने इस तरह आ गए, ट्रांसफार्मर में कोई करंट नहीं चलेगी क्योंकि करंट चलने के लिए ये नेगेटिव लाइन को मिलना ज़रूरी है। क्योंकि अब करंट कहाँ से चला रहे हैं, हम इस कैपेसिटर से चला रहे हैं, जो कैपेसिटर हमने ये वाला चार्ज किया है। यहाँ से वोल्टेज चले इस जगह पर आकर, इस रजिस्टर से आकर, ये देखें तो यहाँ पर हमें नेगेटिव वोल्टेज खड़े हैं, ग्राउंड साइड खड़ी है, यहाँ पर पॉजिटिव खड़ी है। अभी ये सर्किट ओपन है, ये मॉसफेट ओपन है, ये काम नहीं करेगी। इसको काम करवाने के लिए अभी क्या है कि यहाँ पे हमें ये वाली पल्स चाहिए जो कि ऑन ऑफ होने के लिए। अभी आ जाए वापस इस जगह पर, हमने ये बोला कि यहाँ पर 16 वोल्ट चाहिए। नॉर्मली ये आईसी हम कहते हैं कि ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी अप टू 500 किलोहर्ट्ज तक, लेकिन है फिक्स फ्रीक्वेंसी। जो फ्रीक्वेंसी हमने एक दफ़ा सेट कर दी उस फ्रीक्वेंसी पे ये काम करेगी। और ये फ्रीक्वेंसी इसकी कैसे चेंज होगी, जो आरटीसीटी टाइमिंग कैपेसिटर और टाइमिंग रेजिस्टर उसको हम देखते हैं अभी। तो ये डीसी टू डीसी कन्वर्टर एप्लीकेशन के लिए है 3842 और 44। इसका यूवीएलओ 16 वोल्ट है, अंडर वोल्टेज लॉकआउट, ऑन कंडीशन और ऑफ कंडीशन 10 वोल्ट है, यानी रीसेट स्टेट और थ्रेशोल्ड 16 वोल्ट। और 3843 और 45 में 8.5 वोल्ट ऑन है और 7.9 वोल्ट ऑफ है। ये इसका थ्रेशोल्ड है, वर्किंग विंडो है, यानी जो थ्रेशोल्ड है अंडर वोल्टेज लॉकआउट के लिए वो 16 वोल्ट है। तो 16 वोल्ट इसको चाहिए स्टार्टअप के लिए। इसके बाद बात आती है कि 384243 जो है इसको आप 100% ड्यूटी साइकिल, जबकि 444 और 45 इसको आप 50% ड्यूटी साइकिल के लिए यूज करेंगे। 1842, 2842, 3842, 43, 44, 45, यानी ये सेट ऑफ फैमिली है। और ये कहाँ तक 500 किलोहर्ट्ज ऑपरेशन इसका होता है। इसकी वर्किंग कैसे है, जैसे ही हमने वीसीसी अप्लाई की तो ये इसका एक अंडर वोल्टेज लॉकआउट नेटवर्क है, ये उसको चेक करेगा। यहाँ से एक इसका इंटरनल बाइसिंग नेटवर्क उसी से बनेगा और साथ में ये एक रेफरेंस बना देगा 5 वोल्ट। ये रेफरेंस बनकर एरर एम्पलीफायर को भी आ जाएगा और ये फीडबैक सर्किट है एरर एम्पलीफायर। और साथ में देखें तो पिन नंबर 4 अगर 8 पिन वाली आईसी है, अगर 14 पिन वाली आईसी है तो पिन नंबर 7 होगी। ये 7/12 लिखा हुआ है, 5/9 लिखा हुआ है। जो पहला नंबर लेफ्ट साइड पे है ये है 8 पिन आईसी के लिए। अगर 14 पिन आईसी है उसी नंबर में तो वो पिन नंबर 12 आप उसको कंसीडर करेंगे। 5/9 अगर 8 पिन वाली आईसी है तो पिन नंबर 5 ग्राउंड है, अगर 14 पिन आईसी है तो पिन नंबर 9 ग्राउंड होगा। पिनों का फंक्शन सेम है। अच्छा, कंपनसेशन पिन देखें तो पिन नंबर 1 है दोनों में, करंट सेंस एक में पिन नंबर 3 है और दूसरी में पिन नंबर 5 है। यहाँ पर 5 वोल्ट 50 मिली एम्पेयर का रेफरेंस आउट करेगी। इस रेफरेंस को घुमा फिरा के आप ला के आरटी और सीटी लगा देंगे, टाइमिंग कैपेसिटर टाइमिंग रेजिस्टर लग जाती है। ये इसका आउटपुट सर्किट है। ये क्या करेगा, स्विचिंग करवाएगा। कलेक्टर वोल्टेज हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं,
अगर 8 पिन आईसी है तो उसमें चिप की और ड्राइवर स्टेज की एक ही सप्लाई है, लेकिन अगर 14 पिन आईसी है तो उसमें कलेक्टर वोल्टेज आउटपुट मॉसफेट के अलहदा से वोल्टेज है, उसको वीसी के नाम पे, एक वीसीसी है और एक वीसी है। 8 पिन आईसी इसके इंटरनली वो वोल्टेज दे देगी और कलेक्टर को ड्राइव दे देगी, जो एक्सटर्नल हमारे स्विच को ड्राइव कराएगा, मॉसफेट को, एक्सटर्नल मॉसफेट को ड्राइव करवाएगा। ये इसका टोटम पोल सर्किट यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पर बात आती है आरटी और सीटी की, जो कि फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करने के लिए। तो ये ड्यूटी साइकिल, इसी से मिनिमम ड्यूटी साइकिल आप यहाँ से सेट करेंगे। अगर लार्ज आरटी स्मॉल सीटी कर देंगे तो इंटरनल क्लॉक ये बनेगा। अगर आप स्मॉल आरटी और लार्ज आरटी कर देंगे तो इंटरनल क्लॉक ये बनेगा। उस वक्त ड्यूटी साइकिल हमारा क्या है कि वो थोड़ी रेंज रह जाएगी हमारे पास स्विचिंग के लिए। और ये उसके फार्मूले हैं डेड टाइम कंट्रोल के लिए और फ्रीक्वेंसी के लिए। अगर आप आरटी की वैल्यू 5 किलो ओम लगाते हैं तो सीटी की वैल्यू आप आसानी से ढूंढ सकते हैं। और ये है इसके चार्ट, ऑसिलेटर एंड डेड टाइम कंट्रोल, और यहाँ पर इसका टाइमिंग रजिस्टर और फ्रीक्वेंसी। अगर आपने 100 किलोहर्ट्ज या 10 किलोहर्ट्ज आपने करना है, ये देखें 10 किलोहर्ट्ज, इसको ऊपर ले जाए ग्राफ पे, जहाँ पर जाकर ये आ रहा है तो यहाँ पर 4.7 नैनोफैरड का कैपेसिटर लगाएंगे और रजिस्टर 30K से ऊपर आएगी। अगर कैपेसिटर आप ये यूज़ करेंगे बिलफर्स, ये कौन सा है 47 नैनो का, तो उस वक्त रजिस्टर हमारी ये थोड़ी आएगी। यानी इनका आपस में कम्बिनेशन बनाएंगे तो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस जो है, जो ऊपर हमने डिस्कस किया है ये वाला, ये बनेगा। अभी जब इसको वीसीसी मिल गए, इसने रेफरेंस वोल्टेज 5 वोल्ट आउट किए, इसने यहाँ से ये रेफरेंस आउट किया, यहाँ पर रजिस्टर लगी हुई है हमारी 8 किलो ओम की। तो ये देखें इस पिन पर हमारा ये कैपेसिटर और यहाँ से ग्राउंड से, तो यहाँ पर जो काम करेगा ये यहाँ पर पल्सेस बनाएगा। अभी ग्राउंड हो मिल गया इसको, वीसीसी वोल्टेज मिल गया, तो ये आईसी अभी स्टार्ट करेगी। यानी 16 वोल्ट इनिशियली हमने अप्लाई किए, 1 मिली एम्पियर स्टार्टअप करंट इसकी। जैसे ही ये स्टार्ट करेगी तो ये पल्स यहाँ से छोड़ेगी एक पल्स। ये पल्स जो ही छोड़ेगी तो क्या होगा कि ये स्विच उस वक्त हमारा ये क्लोज होगा। ये जो ग्राउंड लाइन है ये यहाँ से चलेगी, उस वक्त हमारी ये ग्राउंड लाइन यहाँ से चलेगी प्राइमरी वाइंडिंग पर। तो इसमें से करंट गुजरी, जैसे करंट गुजरेगी तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड बना, इसने इन वाइंडिंग को कट किया, इनमें वोल्टेज इंड्यूस हो गए। और साथ में देखें तो यहाँ पर ये हमारी वाइंडिंग है, ये सेपरेट है, और ये वाली वाइंडिंग इस वाइंडिंग को कट करेगा, ऑक्सिलरी वाइंडिंग को कट करेगा। तो यहाँ से वीसीसी वोल्टेज चलेंगे, अभी नए वोल्टेज एक बन गए, ये वोल्टेज यहाँ से चलेंगे और यहाँ से होते हुए रेक्टिफाई होंगे। रेक्टिफाई होने के बाद ये वोल्टेज वीसीसी पिन पर चले गए। अभी पहला काम हो गया, जितने भी वोल्टेज बने, और इन वोल्टेज को देखें तो एक जो रेक्टिफाइड वोल्टेज है वो यहाँ पर आ गए, इस ऑप्टोकपलर के कलेक्टर पर पहुंचना शुरू हो गए। ये जो पल्स हमने छोड़ी थी ये इसको स्विच करवाना शुरू कर दिया, और आउटपुट में अभी हमने कहा कि वोल्टेज बनेंगे। जैसे ही वोल्टेज बनेंगे तो रेक्टिफाई होंगे। ये रेक्टिफाइड वोल्टेज डायोड से गुजरे, फिल्टर से गुजरे, चोक से गुजरे और आउटपुट में मिलना शुरू हो गए। कितने हैं वो अभी यहाँ पर एक सर्किट मॉनिटर करेगा उसको। ये वोल्टेज देखें तो ये आ रहे हैं यहाँ पर, ये वोल्टेज इस जगह पर आ गए, और दूसरी लाइन जो कॉमन लाइन है अगर इसको देखेंगे तो ये इस साइड पे आ गई, ये वाली साइड। तो जो पॉजिटिव वोल्टेज थे वो यहाँ से आकर 220 ओम की रजिस्टर है 47 वोल्ट का और 47 वोल्ट का, यानी 47 और 47, और साथ में एक जीनर लगा, एक रजिस्टर लगा हुआ है सीरीज में, ये दो जीनर लग गए। 220 ओम की रजिस्टर है, बाकी वोल्टेज ये ड्रॉप करेगी, 1 वोल्ट ये छोड़ेगी इस ऑप्टोकपलर के डायोड के लिए, एलईडी के लिए। जैसे ही हमारी आउटपुट सेक्शन में, चूंकि ये 100 वोल्ट की 100 वोल्ट की सप्लाई है, जैसे ही ये इस जगह पर 100 वोल्ट इन दो पॉइंट्स पर, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर 100 वोल्ट डीसी हो जाएंगे तो ये स्विच कर जाएगा। जैसे ही इस डायोड ने स्विच करना है, एलईडी ने स्विच करना है, तो इसमें से लाइट गुजरेगी,
अभी ये लाइट इस ऑप्टो कपलर में से क्या करेगी, ये जो वोल्टेज हमने कहा था यहां से बन रही है, ये कब लाइट बनेगी, जिस वक्त 100 वोल्ट पूरे हुए। अगर 100 वोल्ट पूरे नहीं हुए तो हमारी ये लाइट नहीं निकलेगी। जब लाइट नहीं निकलेगी तो ये ट्रांजिस्टर ओपन रहेगा, आईसी अपनी स्विचिंग को बढ़ाती रहेगी, ड्यूटी साइकिल को बढ़ाती रहेगी। कब तक, जब तक हमारी ये फीडबैक नहीं आ जाती। ये कहने में तो मुझे घंटा लग रहा है, लेकिन ये 1 सेकंड के कई लाखवें हिस्से में हो चुका होता है। यहाँ से ये फीडबैक वोल्टेज जो हमने ये स्विच कराए थे, रेक्टिफाई करवाए थे 10K की रजिस्टर के थ्रू होते हुए, ये फीडबैक आ गई इस जगह पर, पिन नंबर 2 पर, और साथ में ये कंपनसेशन पिन पे भी चली गई। तो हमारे ये आईसी को पता चल जाएगा कि जी आउटपुट आ चुकी है, आउटपुट वोल्टेज मेंटेन हो गए। जब इसको ये फीडबैक आएगी उस वक्त ये अपना स्विचिंग टाइम रोक लेगी, क्योंकि अभी वोल्टेज आए, कैपेसिटर चार्ज हो गया यहाँ पर, ये कैपेसिटर चार्ज हो चुके हैं। अभी ये अपनी स्विचिंग को लिमिट करवा देगी और कोई कोई पल्स भेजेगी, कोई कोई पल्स छोड़ेगी, मिनिमम ड्यूटी साइकिल को रखते हुए उन वोल्टेज जो बने हैं उनको मेंटेन रखेगी। अभी ये उस वक्त है जब नो लोड है। नो लोड की सूरत में अगर देखें तो यहाँ पर 4K7 4700 ओम की रजिस्टर लगी हुई है और इसके थ्रू एक करंट चलती रहेगी यहाँ से लेके यहाँ तक। ये देखें कैपेसिटर चार्ज है, लेकिन साथ साथ में एक छोटा सा डिस्चार्ज होता रहेगा। ये क्यों होता है कि इसको रेगुलेट करवाने के लिए, इसकी जो स्पाइक्स होती हैं उनको मिनिमम करवाने के लिए। ये सारी पावर सप्लाई के अंदर ये लगी हुई है। ये देखिए इस साइड में ये लाइन ये डिस्चार्ज हो रही होती है, तो ये पावर सप्लाई ऑन हो रही होगी। अभी देखें इस सप्लाई में जो हाई वोल्टेज सेक्शन है वहां पे है, दूसरी साइड पे नहीं है। दूसरी साइड पे सिर्फ रेगुलेटर आईसी लगी हुई है, +-12 में और +12 में, -12 में और +12 में। इसमें 12-12 वोल्ट की 2 सेक्शंस हैं और एक -12 वोल्ट की सेक्शन है, और +-100 वोल्ट की 2 सेक्शन है, एक +100 और एक -100। अभी यहां तक जब इसको फीडबैक मिल गई और हल्का हल्का ये डिस्चार्ज हो रही है, तो इसकी डिस्चार्जिंग के लिए इसको कहते हैं डमी लोड। यानी ये इस जो आईसी को फंक्शनल हालत में रखने के लिए, ये मिनिमम स्विचिंग करवाने के लिए ये रजिस्टर लाजमी होती है, और ये इस कैपेसिटर के साथ मिलकर उन जो स्पाइक्स होती है रेक्टिफिकेशन के दौरान, हाई फ्रीक्वेंसी स्पाइक होती हैं, उनको भी ये मिनिमाइज करवाती है। ये एज अ लोड काम कर रही होती है। जैसे ही फर्स्ट पल्स गुजरी, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बना था उसने वोल्टेज इंड्यूस करवा दिए। जैसे ही पल्स खत्म होगी, अभी इसने ऑफ तो होना है क्योंकि वोल्टेज पूरे हो गए, इसने तो अभी इसकी करंट रोकनी है। जैसे करंट रोकनी है तो ये आईसी, ये मॉसफेट फिर से ओपन हो जाएगी। जैसे ही ओपन हुई तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स करेगा। जैसे ही कोलैप्स करेगा तो अगर 300 वोल्ट यहाँ से आ रहे थे तो ये रिवर्स 300 वोल्ट मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स होने की वजह से, सिकुड़ने की वजह से फिर बन जाते हैं, तो ये 600 वोल्ट का स्ट्रेस आएगा। इन जो रिवर्स वोल्टेज यहाँ पर बने थे, अभी देखें पहले एंड ये पॉजिटिव था, ये एंड नेगेटिव था, वोल्टेज की पोलैरिटी जो है वो रिवर्स हो जाएगी। जैसे ही रिवर्स होगी तो हमारी ये वाली जो वाइंडिंग है, इसके वोल्टेज यहाँ से ये एंड पॉजिटिव होगा, ये एंड नेगेटिव है, क्योंकि वाइंडिंग का ये एंड नेगेटिव है। तो उस वक्त क्या होगा कि ये डायोड के थ्रू हमारा जो रिवर्स ईएमएफ है, रिवर्स वोल्टेज है, वो डिस्चार्ज हो जाएंगे, वो इस कैपेसिटर को चार्ज करेंगे और फिर ऑन टाइम में ये यहाँ से डिस्चार्ज होता रहेगा। इसको कहते हैं आरसीडी स्नबर या प्रोटेक्शन सर्किट। इसकी ये एक वाइंडिंग, ये भी सपोर्टिव वाइंडिंग होती है, उस मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करवाती है। उसके लिए ये एक आरडी स्नबर इसका ये लगा हुआ है, ये इस वाइंडिंग को डिस्चार्ज करवाने की। इसके अंदर आरसीडी है और इसके अंदर आरडी स्नबर है। अभी हम देखते हैं कि इसमें से जैसे ही करंट चली, तो करंट की जो पल्स है, जैसे ही इसने ऑन किया तो ये पल्स यहाँ से चली, तो ये देखें तो 0R15 0.15 ओम की रजिस्टर है 2 वाट की, तो यहाँ से करंट चलेगी तो इस रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होंगे। तो ये ड्रॉप वोल्टेज यहाँ से उठाएगी ये आईसी,
ये देखें यहाँ से चलते हुए इस रजिस्टर से होते हुए ये आई सेंस पर आ जाएगी। अभी आई सेंस ये है करंट सेंस फील्ड। अभी ये करंट को सेंस करेगी कि कितनी करंट चल रही है। इसके अंदर एक इसका करंट सेंस एम्पलीफायर है, वो इस करंट को मॉनिटर करेगा कि जी कितनी करंट चल रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मॉसफेट शार्ट होगी। अगर ये मॉसफेट शार्ट होगी तो सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ से ओवर करंट लेगी, तो ये आईसी अपनी स्विचिंग नहीं होने देगी, इसको लिमिट करवा देगी। जो मिनिमम लोड है वो आगे लगा हुआ है, तो मिनिमम लिमिट इसको पता चल जाएगी। अभी जैसे ही यहाँ पर वोल्टेज हमने 16 दिए थे स्टार्टअप के लिए, वोल्टेज यहाँ से बने थे, ये वोल्टेज यहाँ पर भी आ गए, तो ये आईसी अपना फंक्शन स्टार्ट कर देगी क्योंकि इसमें करंट की वैल्यू मौजूद होती है। ये वैल्यू करंट की मौजूद होती है, तो हमारी ये आईसी वर्किंग कंडीशन में चली जाएगी। पहला था इसका बूट स्ट्रैप मोड या स्टार्टअप फेज, तो इन वोल्टेज से ये स्टार्ट हुई। उसके बाद ये वोल्टेज आएंगे, तो उस वक्त क्योंकि इसमें थोड़ी करंट है तो ये सर्किट इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से करंट इसको ज़्यादा मिलनी शुरू हो जाएगी। तो ये इस वाइंडिंग से 17 मिली एम्पेयर के करीब करंट लेना शुरू हो जाएगी और ये आईसी वर्किंग मोड में चली जाएगी, रूटीन का फंक्शन करेगी। ये है इसके गेट ड्राइव कंपोनेंट। ये एक जीनर है 18 वोल्ट का, क्लैंप लगा हुआ है। यहाँ पर एक रजिस्टर है 10K की और एक 15 ओम की रजिस्टर है। ये इस गेट को, मॉसफेट के गेट को चार्ज डिस्चार्ज करवाएंगी। अभी इसमें जितनी भी वाइंडिंग होगी उन वाइंडिंग्स को रेक्टिफायर लगे हुए हैं, वो वोल्टेज रेक्टिफाई होंगे, रेक्टिफाई होकर डीसी बनेंगे, आउटपुट पे चलने शुरू होंगे। एक यहाँ पर क्लास वाई कैपेसिटर 1 और 2 लगे हुए, सेकेंडरी ग्राउंड और प्राइमरी ग्राउंड इन दोनों को मिलाते हैं। कैसे? स्विचिंग के दौरान अगर स्विचिंग की वजह से किसी किस्म के हार्मोनिक्स जनरेट होते हैं, स्पाइक्स जनरेट होती हैं सेकेंडरी में, तो उसको ये ट्रांसफार्मर की जितनी स्पाइक्स हैं उसको ज़ीरो करवा देंगे। जितने नॉइजेज हैं सेकेंडरी में, चाहे वो लोड कनेक्ट होने की वजह से नॉइज जनरेट होता है या स्विचिंग की वजह से, या आपके किसी किस्म के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अगली साइड पे लगे हुए हैं, तो वो उन सारे नॉइजेस को यहाँ से ये ग्राउंड करवा देगा। जैसे ही हमने अभी लोड कनेक्ट करवाया, तो लोड कनेक्ट करवाने से ये हमारे कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू होंगे। जैसे ही ये डिस्चार्जिंग शुरू होगी, तो इस पॉइंट पे वोल्टेज पहले 100 वोल्ट हमने कहा था पूरे हो गए। जैसे ही ये वोल्टेज लेवल ड्रॉप होगा तो इस ऑप्टोकपलर पे चेंज आएगी। अगर पहले 100 वोल्ट था, अगर 99 वोल्ट हो गए तो 99 होने से ये डायोड ऑफ कंडीशन में जाएगा। जैसे ही ऑफ कंडीशन में जाएगा, ये ऑप्टोकपलर का ट्रांजिस्टर जो है फिर से ओपन होगा। जैसे ही ओपन होगा, जो वोल्टेज यहाँ पर इस कैपेसिटर पर चार्ज हो चुके थे वो फिर से ख़त्म हो जाएंगे, यहाँ पर फीडबैक जाना बंद हो जाएगी। जैसे ही फीडबैक जाना बंद हुई तो ये आईसी फिर से अपना ड्यूटी साइकिल बढ़ाएगी, स्विचिंग ऑन टाइम बढ़ाएगी, ऑन होगी। पहले ये मिनिमम ड्यूटी साइकिल पे वर्क कर रही थी, अभी ये अपना ड्यूटी साइकिल बढ़ाएगी। इसके ड्यूटी साइकिल बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। पहले थोड़ा बन रहा था रूटीन में इस डमी लोड की वजह से, लेकिन जैसे ही लोड डाला तो इस आईसी को पता चल गया कहाँ से ये जो फीडबैक डिस्टर्ब हुई है। ये बाज़-औक़ात रुकती नहीं है क्योंकि ये लाइट वेरी हो रही होती है। जिस हिसाब से कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है उतने मिली वोल्ट को ये सेंस करके, तो ये लाइट क्या होती है, ऐसे वेरी हो रही होती है। जितना लोड आगे डालेंगे ये उतना ही ये रैंप बनाती जाएगी, ऑन होगी ऑफ होगी। जैसे ही ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा ये लाइट कम होगी, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगी, और जैसे ही वोल्टेज पूरा होना शुरू हो जाएंगे इसकी लाइट फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगी, इसकी बाइसिंग चेंज होगी और फिर से इसकी रेजिस्टेंस कम होगी और इसको वोल्टेज फीडबैक वोल्टेज मिलेंगे। कौन से? ये वाले एक्सिलरी वाले। अच्छा, कुछ ऑप्टोकपलर ऐसे होते हैं जो कि ग्राउंड से कनेक्ट करवाते हैं, कुछ आईसी की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन ये फैमिली जो 38444243 फैमिली है, तो इसको ये वोल्टेज यहाँ से मिल रहे होते हैं। अभी आ जाते हैं इस पॉइंट पर। लोड डाला, लोड ने कैपेसिटर को डिस्चार्ज करवाना शुरू किया। अभी जैसे ये पल्सेस आएंगी, इसकी लाइट चेंज हुई, इसने अपनी पल्स इंक्रीज की। इस पल्स के इंक्रीज होने से यहाँ से जो ऑन टाइम है वो बढ़ेगा।
क्योंकि ये पल्स डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई हो रही है। जैसे ही ये बढ़ेगा तो इसकी फ्लो होने वाली करंट बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी? जितना इसको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी वोल्टेज मेंटेन करवाने, क्योंकि आगे हमने लोड कनेक्ट कर दिया है। जब लोड कनेक्ट है तो वो सडन वोल्टेज में इंक्रीज नहीं आने देगा, वोल्टेज लीनियरली बढ़ेगी और उस वजह से इसको ज़्यादा देर के लिए ऑन रखना पड़ेगा ताकि वोल्टेज ज़्यादा बन पाए। जितनी करंट फ्लो होगी वो इस पिन को मिलेगी, इस आईसी को पता चलता जाएगा, ये अपना ड्यूटी साइकिल एडजस्ट करवाती जाएगी। जैसे जैसे लोड बढ़ता जाएगा, लोड बढ़ने से यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप आएगा। उस वोल्टेज ड्रॉप को पूरा करने के लिए ये आईसी अपने इस स्विचिंग टाइम को बढ़ाती जाएगी। इसी का नाम रेगुलेशन है, यानी लोड रेगुलेशन। कि लोड बढ़ता गया, इसने क्या किया, अपने ड्यूटी साइकिल को बढ़ाना शुरू कर दिया। दूसरी कंडीशन ये आती है कि इनपुट पे अगर वोल्टेज हमारे ड्रॉप हो गए, अगर ये 230 वोल्ट हैं, अगर यहाँ पर 110 हो जाते हैं तो उस वक्त ये वोल्टेज कम हो जाएंगे। तो इस आईसी को ये जो 16 वोल्ट दिए थे उसी रेशो से ये कम वोल्टेज मिलेंगे। जैसे ही कम वोल्टेज मिलेंगे तो एक तो ये स्टार्टअप में अपना चेंज लाएगी और दूसरा काम इसने क्या करना है कि यहाँ पर हमें जो वोल्टेज 100 वोल्ट चाहिए, इस 100 वोल्ट को मेंटेन करने के लिए अपना ये ड्यूटी साइकिल मैक्सिमम यूज़ करेगी ताकि आउटपुट में यहाँ पे अभी करंट हमने चलानी है। करंट चलाने के लिए वोल्टेज लेवल होना, जितने वोल्टेज ज़्यादा होंगे उतनी करंट ज़्यादा होगी। अभी वोल्टेज पीछे कम हो गए तो उस मैग्नेटिक फील्ड को पूरा करने के लिए, बनाने के लिए, यहाँ पर वोल्टेज इंड्यूस करवाने के लिए इसको ज़्यादा देर तक ऑन रखना पड़ेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा करंट चले एक साइकिल के दौरान। इसका ऑन टाइम वीएस ऑफ टाइम, यहाँ से लेके यहाँ तक ज़्यादा देर, तो इसको कहा जाता है लाइन रेगुलेशन। इनपुट पे वोल्टेज चेंज आती है तो ये अपना ड्यूटी साइकिल चेंज करेगी। अगर लोड बढ़ता है, लोड जो हमारा रेटेड लोड है, जब वहां पर पहुंचेगी तो भी क्या होगा, ये अपनी पल्स विड्थ बढ़ाएगी। अभी हम देखते हैं इसके अंदर आने वाले फॉल्ट। फॉल्ट नंबर 1, अगर फ्यूज बार बार उड़ रहा है, फ्यूज बार बार हमारा डैमेज हो रहा है, तो उसके कौन कौन से रीज़न हो सकते हैं। पहला, ये कैपेसिटर शॉर्ट है। अच्छा, उसके बाद ये कैपेसिटर शॉर्ट हो सकता है क्लास एक्स कैपेसिटर। ये मोस्ट ऑफ द टाइम जब हाई फ्रीक्वेंसी स्पाइक आती है यहाँ पर, क्योंकि ये एक वोल्टेज लेवल पे होते हैं, अगर 500 वोल्ट की स्पाइक आती है तो ये उड़ जाएगा, ये उड़ जाएगा। उड़ता है तो शॉर्ट हो जाता है, जैसे ही शॉर्ट होगा तो फ्यूज उड़ेगा। ये बार बार फ्यूज उड़ने का एक सबब ये भी होता है। इसके बाद हमारा ये ब्रिज रेक्टिफायर शॉर्ट होगा तो फ्यूज उड़ेगा। ये इनपुट शॉर्ट सर्किट पे बातें आती हैं। इसके बाद हमारा ये कैपेसिटर भी बाज़ औक़ात शॉर्ट हो चुका होता है, ये फट चुका होता है बुरी तरह। जब फटता है तो इसके इंटरनल इसकी प्लेटें शॉर्ट हो जाती है। उसके शॉर्ट होने की वजह से अगर बैक देखें तो यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर भी बाज़ औक़ात शॉर्ट हुआ होता है। अगर इसके 2 डायोड शॉर्ट हो जाते हैं बाज़ औक़ात, और बाज़ औक़ात चारों डायोड शॉर्ट होते हैं। अगर ये शॉर्ट होगा तो भी हमारा फ्यूज़ उड़ेगा। ये आ गई इनपुट शॉर्ट सर्किट की कहानी। इसके बाद थोड़ा सा आगे आ जाए तो यहाँ पर मॉसफेट आ जाती है। अगर ये मॉसफेट शॉर्ट है तो भी फ्यूज उड़ेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम ये मॉसफेट शॉर्ट होती है या ये चीज़ें शॉर्ट होती हैं तो फ्यूज उड़ेगा। दूसरी चीज़, आईसी स्टार्ट नहीं हो रही, दूसरा फॉल्ट, यानी सिरे से ही वो फंक्शन नहीं कर रही। एक तो ये मॉसफेट ओपन हो सकती है, अगर शॉर्ट है तो फ्यूज उड़ाएगी। अगर ओपन है, ये काम नहीं कर रही, इसकी कोई पिन ओपन हो गई है, गेट ओपन हो गया है, या इसका इंटरनल कोई इसमें प्रॉब्लम आ गया है, तो ये स्टार्ट नहीं होगी। एक ये रजिस्टर अगर काम नहीं करेगी तो आईसी स्टार्ट नहीं होगी। बाज़ औक़ात ये कैपेसिटर शॉर्ट हो चुका होता है, अगर ये शॉर्ट होगा तो आईसी स्टार्ट नहीं होगी। इसके साथ पैरेलल में ये जीनर लगा हुआ है, ये भी अगर शॉर्ट हो गया तो आईसी स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि ये जो आने वाले वोल्टेज हैं इस आईसी से जो हम 16 वोल्ट ड्रॉप करवा रहे होते हैं, ये इस जीनर के थ्रू डिस्चार्ज हो रहे होते हैं, ज़ीरो हो रहे होते हैं। क्योंकि जब ये शॉर्ट होगा तो क्या करेगा, ये जो वोल्टेज यहाँ से आ रहे होते हैं ड्रॉप कर देगा, ग्राउंड कर देगा। और एक यहाँ पर इस आईसी में, इस पावर सप्लाई में अगर ये डायोड, ये वाला, अगर ये भी शॉर्ट है तो उस वक्त भी
ये वोल्टेज यहाँ से इस रजिस्टर के थ्रू यहाँ से क्या करते हैं, ग्राउंड करवा देते हैं। तो ये स्टार्ट ना होने की वजह ये भी हो सकती है। अगर ये आईसी ऑन नहीं हो रही तो सबसे पहले इसका पिन नंबर 8 पे इसके 5 वोल्ट चेक कर लें। अगर काम करती है या नहीं करती, एक पिन ग्राउंड पे रखें और पिन नंबर 8 पे इसका चेक कर लें कि जी यहाँ पर 5 वोल्ट आने चाहिए। अगर ये 5 वोल्ट नहीं आते तो डेफिनेटली आपकी ये रजिस्टर ओपन है। अगर ये रजिस्टर ओपन होगी तो इसको ये वोल्टेज मिलेंगे नहीं, तो 5 वोल्ट का रेफरेंस नहीं बनेगा, या ये कैपेसिटर शॉर्ट है, इनमें कोई भी कंपोनेंट शॉर्ट होगा तो ये वोल्टेज इसको नहीं बनने देगा। और अगर ये वोल्टेज पिन नंबर 7 पे खड़े हैं, 7 नंबर पिन पे वोल्टेज आ गए लेकिन 8 पे नहीं आ रहे हैं, तो इसका ये कैपेसिटर जो ये चेक कर लें। अगर ये कैपेसिटर खराब होगा तो भी रेफरेंस शॉर्ट हो जाता है, रेफरेंस के वोल्टेज आउटपुट नहीं हो रहे होते और ये आईसी काम नहीं करेगी। इसके बाद अगर आपके पास ऑसिलोस्कोप है तो पिन नंबर 4 पे पल्सेस चेक कर लीजिए। मैं थोड़े दिनों में इसको प्रैक्टिकली ये सारे के सारे चेक पॉइंट्स जो है मैं इस पावर सप्लाई को लेके इसको इन डिटेल में प्रैक्टिकली इस पे वीडियो बनाऊंगा कि ये किस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं। अभी तो मैं थ्योरी के हिसाब से इस सर्किट को देख के मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इसमें चेक करेंगे हम। अच्छा, RTCT इस पे रैंप्स बनेंगे। अगर हम इसको देखेंगे तो पिन नंबर 4 जो इसकी RTCT है उस पे इस तरह की स्लोप्स बनेगी, ये वाली। अगर ये स्लोप्स आ रही हैं तो इसका मतलब है कि हमारा ऑसिलेटर सेक्शन, ये वाला सेक्शन पिन नंबर 8 से देखें रेफरेंस लगा, यहाँ पर आकर RTCT पिन नंबर 4 पे इस तरह की पल्सेस बनेंगी। अगर ये बनती हैं और यहाँ पर लगी होती है हमारी मॉसफेट, तो मॉसफेट पे इस तरह के सिग्नल बनेंगे, इस तरह के रैंप्स बनेंगे। ये है करंट सेंस। पिन नंबर 4 पे इस तरह के रैंप्स, ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग हो रही होती है, ये यहाँ पर हमें ये सिग्नल मिलेगा। और इसी तरह का इस तरह से ऐसे, और इस तरह के ये सिग्नल, ये उसी रेशो से जो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी है उसी रेशो का यहाँ पर रैंप यहाँ पर मिलेगा। RTCT का चार्जिंग डिस्चार्जिंग इस तरह का सिग्नल मिलेगा और यहाँ पर ये ड्राइव साइकिल जो है ये यहाँ पर पल्स बनने के बाद ये यहाँ पर फ्रीक्वेंसी मिलेगी हमें। इनको हम प्रैक्टिकली देखेंगे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में, किसी वक्त में इसको इन डिटेल प्रैक्टिकली हम बनाएंगे। यानी ये इस तरह के सिग्नल अगर आपको मिलते हैं, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी मिलती है, तो ये आईसी काम करेगी। अभी अगर ये मॉसफेट ओपन है तो हमें ये साइकिल जो आई सेंस करंट है इस तरह का रैंप नहीं मिलेगा। इसका जो CT RTCT है वो चार्जिंग डिस्चार्जिंग तो होगी, लेकिन अगर आईसी ये खुद से डेड है या इसका रेफरेंस आउट नहीं हो रहा तो सबसे बुनियादी इसका जो चेक पॉइंट है वो पिन नंबर 8 है। इसके रेफरेंस वोल्टेज चेक करेंगे आप। अगर आईसी स्टार्ट हो रही है, फ्लक्चुएशन कर रही है, अभी उससे अगला प्रॉब्लम फ्लक्चुएशन का आता है। तो फ्लक्चुएशन किन किन सूरतों में करेगी? फ्लक्चुएशन क्या है? इस आईसी को हमने कहा यहाँ पर 16 वोल्ट इसको स्टार्टअप के हैं, इसके बाद ये 10 वोल्ट पे VCC 10 वोल्ट पे ये ऑपरेटिंग वोल्टेज है। अगर उसके बाद ऑक्सिलरी वाइंडिंग से 10 वोल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं तो ये आईसी ऑपरेटिंग मोड में चली जाएगी, क्योंकि 10 वोल्ट में इसको 13 मिली एम्पियर करंट चाहिए। ये कैपेसिटर 10 वोल्ट पे या 11 वोल्ट पे चार्ज होना चाहिए। अगर ये वोल्टेज इस पे आपको नहीं मिलते तो फ्लक्चुएट करेगी। क्यों? इसको ऑपरेटिंग मोड में ले जाने के लिए, स्टार्टअप से ऑपरेटिंग में शिफ्ट होने के लिए यहाँ पर इसको ऑपरेटिंग की करंट चाहिए। पहले इसको करंट थोड़ी मिल रही थी लेकिन बाद में इसको करंट पूरी चाहिए। अगर वो पूरी करंट नहीं मिलती तो ये आईसी फ्लक्चुएट करेगी। फ्लक्चुएशन क्या होती है? ये आईसी बार बार ऑन होगी, ऑफ होगी, अपनी स्विचिंग स्टार्ट करेगी, फिर जब इसको VCC नहीं मिलेगी फिर कुछ देर खामोश रहेगी, फिर ऑन हो जाएगी। ये है इसका बूटअप प्रोसेस, स्टार्टअप प्रोसेस। इसको यहाँ पर अगर VCC वोल्टेज पूरे नहीं हो रहे, ये कैपेसिटर प्रॉब्लम करे, ये डायोड प्रॉब्लम करे, ये रजिस्टर ओपन हो गई है, तो यहाँ पर आपको वोल्टेज नहीं मिलेगी।
एक रीज़न ये होता है। स्टार्टअप में आप इसको चेक करेंगे कि अगर आईसी काम ही नहीं कर रही, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, इस कैपेसिटर पे वोल्टेज चेक कर लें, वोल्टेज पूरे हैं। हाँ, एक और कहानी होती है कि इस पे पूरे 330 वोल्ट, अगर यहाँ पे 230 दिए हैं तो उसको मल्टीप्लाई करें 1.41 से 414 से, तो जो वोल्टेज वैल्यू आए वो यहाँ पर चेक कर लें। अगर तो वो वोल्टेज स्टेबल है तो ठीक, अगर वोल्टेज वेरी हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, अप डाउन हो रहे हैं इस कैपेसिटर पर, तो अच्छी बात नहीं, फिर इसका मतलब है आगे कोई प्रॉब्लम है। तो इस कैपेसिटर से आप पकड़ लेते हैं कि आगे फ्लक्चुएशन हो रही है या नहीं हो रही। ये आ गया हमारा स्टेप फ्लक्चुएशन का पहला। दूसरा स्टेप ये हो गया। तीसरा स्टेप होता है इस ऑप्टोकपलर का। अगर ये ऑप्टोकपलर खराब है, ये फीडबैक, ये जो पल्सेस हैं, ये गुजरने नहीं देगा। क्यों? ये फीडबैक होती है कि आउटपुट में इंफॉर्मेशन देनी है कि वोल्टेज बने या नहीं बने। अगर ये खराब है, ये डैमेज हो गया है, तो ये इस इंफॉर्मेशन को पास नहीं करेगा, कम्युनिकेट नहीं करेगा। ये आईसी अपने मैक्सिमम ड्यूटी साइकिल पे जाएगी, जाने के बाद फीडबैक को तलाश करेगी, फीडबैक पिन पे वोल्टेज नहीं पहुंचे तो उस वक्त क्या होता है, हमारी ये वाइंडिंग फुल सैचुरेट हो चुकी होती है। ये मैक्सिमम वोल्टेज जो इसके थ्रेशोल्ड से ऊपर होते हैं, ये आईसी उसको ओएलपी में, ओवरलोड प्रोटेक्शन में ले जाएगी। एक होता है अंडर वोल्टेज लॉकआउट। अंडर वोल्टेज लॉकआउट क्या है कि यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से वोल्टेज नहीं आए, तो ये कैपेसिटर पे वोल्टेज ड्रॉप हो गए। वीसीसी के वोल्टेज जो हमने 16 दिए थे, एक दफ़ा ये आईसी स्टार्ट हुई लेकिन वापसी पे वोल्टेज नहीं मिले, ये वोल्टेज ड्रॉप होके 8 वोल्ट से नीचे चले गए, तो उसको कहते हैं अंडर वोल्टेज लॉकआउट। इस आईसी को अपने जो वीसीसी वोल्टेज है वो मिल ही नहीं रहे, तो वो है इसका यूवीएलओ, अंडर वोल्टेज लॉकआउट। 8 वोल्ट से वोल्टेज ड्रॉप हो गए, ये लाइन हमारी ड्रॉप हुई, क्योंकि ये रजिस्टर बहुत ज़्यादा करंट प्रोवाइड नहीं कर सकती, इसको कंटिन्यूसली ऑन नहीं रख सकती। स्टार्टअप के लिए थोड़ी सी करंट दी, चार्ज करवाया कैपेसिटर को, उसके बाद फिर ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हुआ, वोल्टेज लेवल ड्रॉप हो गया, आईसी को पता चल गया कि जी अंडर वोल्टेज है, क्यों कि फॉल्ट है। तो अगर इसको फीडबैक वापसी नहीं आई, इसने स्विचिंग की किसी वजह से, उसमें कौन कौन सी वजूहात हो सकती हैं, कौन कौन सी रीज़न है। अगर ये वाली ऑप्टोकपलर फीडबैक नहीं दे रहा, तो इस आईसी ने अपनी फुल स्विचिंग की, तो इसके ये जो वोल्टेज हैं, जो इसकी अलाउड लिमिट है, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं 16 वोल्ट है या 18 वोल्ट है, 20 वोल्ट है, उस लेवल से ऊपर जाती है, तो ये आईसी फौरन से 16 वोल्ट से जो ही ऊपर जाएगी तो ये आईसी क्या करेगी, ऑफ मोड में चली जाएगी। क्यों कि इसकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो उससे ऊपर चली गई, उसके जाने की वजह से ये आईसी ऑफ हुई, मैग्नेटिक फील्ड स्टॉप हो गया। जैसे ही स्टॉप होगा तो ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये कनेक्टेड है इस वीसीसी वाइड पिन के साथ। जैसे ही ये अपने उस लेवल को डाउन करके नीचे आएगा, फॉर एग्जाम्पल 16 पे ये ऑफ हो गई, अगर 15 पे ये दोबारा ऑन होती है, 15 वोल्ट जो ही होंगे, तो ये आईसी फिर से एक पंप करेगी, फिर से दोबारा सिग्नल बनाएगी, क्योंकि फिर इसने ऑन होना है, वोल्टेज तो इसको मिले हुए, लेकिन फिर से जब ऑन होगी फिर दोबारा ये वोल्टेज आगे बढ़ेंगे। जैसे ही ये बढ़ेंगे ये पिन फिर से ओवर चली गई, जैसे ही ओवर चली गई, क्योंकि इसको ये फीडबैक ही नहीं मिल रही, अभी ये इसका खेल चलता रहेगा। ये फुल अपना ड्यूटी साइकिल इंक्रीज करेगी लेकिन इंतज़ार करेगी फीडबैक का। अभी फीडबैक में अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारा ये डायोड शॉर्ट हो गया, मैं मिसाल देता हूँ, तो इसके शॉर्ट होने से यहाँ पर इसको ये वोल्टेज ही नहीं मिल रहे, जो 100 वोल्ट यहाँ पे आना था वो ही नहीं मिल रहा, तो क्या हो गया कि ये आईसी फ्लक्चुएट करेगी, ये बार बार ऑन होगी। अगर मैं कहता हूँ कि ये कैपेसिटर हमारा लीक हो गया इंटरनली, तो क्या करेगा, ये वोल्टेज यहाँ से ज़्यादा करंट चलना शुरू हो जाएगी, तो जिस जगह पे भी करंट ज़्यादा चलना शुरू हो जाती है वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप आता है। अभी जैसे ही वोल्टेज ड्रॉप आएगा, आईसी को तो चाहिए फीडबैक, उसको तो एक सिग्नल चाहिए यहाँ से ये वाला कि जी वोल्टेज पूरे हो गए। ये वोल्टेज पूरे नहीं होने देगा, आईसी अपना जोर लगा रही है लेकिन ये आगे बैठा अपना काम कर रहा है,
ये डिस्चार्ज करवाया जा रहा है। इसके डिस्चार्ज होने से, इसकी डिस्चार्जिंग की वजह से हमारा ये सर्किट जो है ये काम नहीं करेगा। फिर से ये आईसी अपनी फुल स्विचिंग करेगी। जो ही स्विचिंग करेगी इसके वीसीसी वोल्टेज बढ़ेंगे। जैसे ही बढ़ेंगे और साथ में ये हमारी करंट की इंफॉर्मेशन ये भी जाएगी कि जी करंट बहुत ज़्यादा चल रही है, तो ये आईसी फ़ौरन से ओवरलोड प्रोटेक्शन में चली जाएगी। जैसे ही प्रोटेक्शन में जाएगी, ऑफ करेगी अपनी आउटपुट को, ये करंट रोकेगी, ये पिन तो डाउन हो जाएगी और साथ में कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, ये फिर से एक दफ़ा स्विच होना शुरू करेगी, फिर से ऑन होने की कोशिश करेगी। तो नतीजतन क्या होता है कि हमारी ये आईसी बार बार ऑन होती है, ऑफ होती है, ब्रस्ट फेंकती है पल्सेस के। तो वो ब्रस्ट जो है वो इन कैपेसिटर पे कोशिश करते हैं कि वोल्टेज मेंटेन हो जाए। एक कंडीशन हमारी ये होगी, फॉर एग्जांपल हमारा ये सेट शॉर्ट हो गया, इसके शॉर्ट होने से एक और नया काम शुरू हो जाएगा, इसके वोल्टेज ड्रॉप हो जाएंगे। अभी सेंस कर रहे हैं हम इस पिन को, इसके वोल्टेज ड्रॉप हो गए, लेकिन यहां पर जो हो रहा है कि इसकी वजह से ज़्यादा करंट फ्लो होगी। इसकी ज़्यादा करंट फ्लो होने की वजह से दूसरी वाइंडिंग के अंदर वोल्टेज जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इसकी वजह से एक्स्ट्रा करंट फ्लो होने की वजह से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी में चलेगा। तो क्या होगा, इस वाइंडिंग को असरअंदाज करेगा। अभी पहले जो मिनिमम ड्यूटी साइकिल पे रहते हुए ये 100 वोल्ट बना रही थी, अभी क्या करेगी, ये उसी पे हो सकता है कि यहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा आना शुरू हो जाए। अभी ये 70 वोल्ट पे ही उसको फीडबैक देना शुरू हो जाएगी। तो आईसी अभी परेशान हो जाएगी कि मैंने इतनी स्विचिंग की नहीं है, आउटपुट में वोल्टेज ज़्यादा हो रहे हैं। क्यों कि एक वाइंडिंग जो है वो लोड डाल के एक नया मैग्नेटिक फील्ड बना रही है। यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड बना उसकी वजह से वोल्टेज बने, लेकिन साथ में यहाँ पर वोल्टेज जो है वो यहाँ से फीडबैक गलत आना शुरू हो जाएगी। तो ये भी एक रीज़न होता है। ये डायोड शॉर्ट हो गया, ये शॉर्ट हो गया, कोई एक चीज़ शॉर्ट हो गई तो फिर भी वो फ्लक्चुएशन करवाएंगे, क्योंकि आईसी को समझ ही नहीं आ रही होती कि मैंने तो, आईसी कहती है कि मैंने तो थोड़ा सा स्विच करवाया है, इस हिसाब से तो 100 वोल्ट होने चाहिए, लेकिन ये स्विच करवाती नहीं है, थोड़ा सा स्विचिंग करती है, इसका भी कुछ हिस्सा ऑन करती है तो वोल्टेज पूरे हो जाते हैं। तो इसकी इन बैलेंसिंग की वजह से एक पिन वोल्टेज डाउन कर देगी, बाकी पिनों पे वोल्टेज इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ये भी एक प्रॉब्लम आती है। ये है फ्लक्चुएशन का कि कोई भी अगर कंपोनेंट सेकेंडरी में शॉर्ट है, फीडबैक मिसिंग है, हमारा ये रेक्टिफायर शॉर्ट हो गया, जीनर शॉर्ट हो गया, कोई चीज़ शॉर्ट हो गई, तो हमें फीडबैक में प्रॉब्लम आएगी। जब फीडबैक में प्रॉब्लम आएगी उस वक्त क्या होगा कि आईसी ब्रस्ट मोड में चली जाएगी, रीस्टार्ट मोड में चली जाएगी, बार बार पैकेट फेंकेगी यहाँ पर ड्राइव करवाने के लिए, लेकिन इसको प्रॉपर फीडबैक नहीं मिलेगी, हमारा ये काम नहीं होगा। नेक्स्ट होता है कि आउटपुट में वोल्टेज पूरे नहीं बन रहे, कुछ लाइनें जो है वो ड्रॉप हो जाती हैं, तो 2-3 वोल्ट 4 वोल्ट आउट करती है, फ्लक्चुएशन होती है। तो उसके लिए एक ये सर्किट जो है इसको चेक किया जाता है। उस वक्त अगर हमारी ये रजिस्टर, ये रजिस्टर, ये डायोड, ये कैपेसिटर, इनमें प्रॉब्लम आ जाए तो ये वाइंडिंग को फुली डिस्चार्ज नहीं होने देती। तो जब ये डिस्चार्ज नहीं होने देगी तो भी हमारा ये प्रॉब्लम आएगा कि आउटपुट में वोल्टेज पूरे नहीं बनेंगे। इसके बाद एक नया काम होता है कि प्राइमरी आपने तो लगा दी, लेकिन सेकेंडरी में आप किसी पार्ट को, किसी ग्राउंड को हाथ लगाते हैं तो वहाँ पर आपको शॉक लगता है, वहाँ पर आपको झटका लगता है। तो उस वक्त क्या करेंगे, या चेसिस को हाथ लगाते हैं आप, मेटालिक चेसी है किसी पावर सप्लाई की, किसी बॉक्स की, किसी असेंबली की, तो उसमें अर्थ आ रहा होता है, वो अर्थ मारता है। तो उस वक्त हम ये कैपेसिटर चेक करेंगे। अगर ये कैपेसिटर शॉर्ट हो जाए तो आउटपुट में जो ग्राउंड है उस वो प्राइमरी ग्राउंड के साथ कपल हो जाता है। और अगर गलती से किसी ने जो इनपुट शू है वो 2 पिन वाला है तो लाइन और न्यूट्रल रिवर्स होंगे तो वो बहुत ज़्यादा झटका भी लगता है। ये बात ये बहुत बड़ा ये डेंजरस होता है और इसको कभी रिमूव ना करें, इसको यानी परमानेंटली रिमूव नहीं करें इसको। अगर ऐसा प्रॉब्लम आता है तो इसको रिप्लेस करें।
साथ में एक ये भी सर्किट उसी तरह का है, बिल्कुल मिलता जुलता, लेकिन ये फ्लाई बैक कन्वर्टर है। इसमें देखें तो एक एक्स्ट्रा वाइंडिंग यहाँ पर प्राइमरी साइड में लगी हुई होती है, लेकिन ये वाला ये फ्लाई बैक कन्वर्टर है, ये 110 वोल्ट वाला 115 वोल्ट वाला है। तो उसी तरह सेम उसी तरह यहाँ पर एक कैपेसिटर ये लगा हुआ है, एक कैपेसिटर ये लगा हुआ है, ये इसकी स्टार्टअप रजिस्टर है, ये स्टार्टअप रजिस्टर है, यहाँ पर स्नबर है। लेकिन ये ख्याल रखना है कि ये 115 वोल्ट का सर्किट है। इसको आपने जस्ट इसको देख लें, क्योंकि इसके सारे कंपोनेंट की कैलकुलेशन 115 वोल्ट के लिए, जस्ट आपको ऐसा एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ये फ्लाई बैक है। इस जगह पर देखें तो उसी तरह मॉसफेट है, उसी तरह करंट सेंस रजिस्टर है, और सेम उसी तरह ये जो हमारी ये वाइंडिंग है, ये वाइंडिंग यहाँ से देखें तो वोल्टेज बनाकर रेक्टिफाई कर कर वीसीसी कैपेसिटर हमारा ये लगा हुआ है, इसको चार्ज करवाएंगे। अभी ये एक वोल्टेज की लाइन ये है हमारी इस जगह पर, और साथ में इस जगह पर, और दूसरी वोल्टेज की लाइन हमारी ये है हमारे वीसीसी वोल्टेज इस आईसी के लिए। उसी तरह पिन नंबर 8 से यहाँ से रेफरेंस चल रहा है। पिन नंबर 8 से रेफरेंस बनेगा कब बनेगा, जब इसको ये 7 वोल्ट मिलेंगे। तो ये रेफरेंस बनाकर ये आरटी और ये सीटी, ये दो चीज़ें मिलकर ये इस जगह पर पल्सेस दिलवाएंगी, ये फ्रीक्वेंसी बनेगी, और इसी से आपका मिनिमम ड्यूटी साइकिल कंट्रोल होगा। ये कैपेसिटर है इसका रेफरेंस कैपेसिटर। अगर ये कैपेसिटर शॉर्ट होगा तो भी ये आईसी स्टार्टअप नहीं होने देगी, ये काम नहीं करेगी। अगर ये रजिस्टर ओपन है तो भी ये आईसी काम नहीं करेगी। अगर ये कैपेसिटर शॉर्ट है तो भी ये आईसी ऑन नहीं होगी। ये इसके ऑन होने के लिए ये चीज़ें लाजमी है। और ये ऑफलाइन कन्वर्टर है, तो यहाँ पर देखें तो ये फीडबैक डायरेक्टली इन्हीं वोल्टेज से, जो हमारे वीसीसी वोल्टेज है, इन्हीं वोल्टेज को सेंस करकर पिन नंबर 2 पे फीडबैक ले रहा है। 1 और 2 एरर एम्पलीफायर पे आ रही है। पिन नंबर 6 इसकी ड्राइव सर्किट है, ये वाली। अब यहाँ पे देखें तो यूएसडी 1120 डायोड लगा हुआ है और क्लैंप लगा हुआ है। इसके आगे ये रजिस्टर है और एक 20K की रजिस्टर ये लगी हुई है ग्राउंड के साथ। तो ये इस मॉसफेट को ड्राइव करवाने के लिए है। फी आउटपुट में रेक्टिफायर है, प्लस माइनस 12 वोल्ट के हैं और 5 वोल्ट के हैं। ये इसकी आउटपुट सेक्शन है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मालूमाती है। अगर मालूमाती है तो थंब अप कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अगर फ्यूचर में मेरी वीडियो देखनी हो तो बेल आइकॉन बटन प्रेस कर लीजिए। आपका वीडियो देखने पर बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी राय से मुझे नवाजा कीजिए, वहाँ पे कुछ लिखा कीजिए कमेंट में जाकर आपको वीडियो कैसी लगी। तो मैं कोशिश तो करता हूँ आपके कमेंट्स का जवाब दूँ। अगर किसी वजह से मैं कभी नहीं दे पाता कमेंट्स का जवाब तो इंतहाई माजरत, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ आपके व्हाट्सअप का भी जवाब देता हूँ। कुछ दिन मेरा व्हाट्सअप जो है वो बंद रहा, ब्लॉक हो गया था किसी वजह से। मैं पाकिस्तान गया हुआ था तो उस वजह से फिर मैं इसको एक्टिवेट नहीं कर सका। जितने दोस्तों को मैं रिप्लाई नहीं कर सका या लेट रिप्लाई करता हूँ तो उस पर भी मैं माजरत चाहता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि जितनी भी मैं इंफॉर्मेशन आपको अच्छे तरीके से दे सकूँ वो देता हूँ। अगर कोई कमी कोताही रह जाती है तो लाजमी लिखा करें। जो दोस्त क्रिटिक करते हैं, जो मुझे बताते हैं कि सर आपने यहाँ पर ये चीज़ गलत की है, तो रियली मैं खुश होता हूँ और मैं उनको बड़े अच्छे अंदाज में शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मैं खुद सीख रहा हूँ। तो अगर किसी जगह पे कोई कमी कोताही होती है तो लाजमी उसको इंडिकेट कीजिए। एजुकेशनल वीडियो बनाता हूँ ताकि किसी को इससे फ़ायदा हो सके। तो अगर मैं एक मिस्टेक हो जाती है, इंसान है, मुझे भी इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन जितना है मैं कोशिश करता हूँ आपके साथ शेयर करूँ। अगर कोई कमी रह जाती है तो लाजमी बताइए, इंशाल्लाह उसको करेक्ट भी करेंगे और मज़ीद उसको इम्प्रूव करेंगे। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने पर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।